हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था अबाउट रिफ्लेक्शन एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। ये दोनों में सिर्फ स्पेलिंग का ही फर्क नहीं है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना है। सो लेट मी स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर लिया था। लेट्स जस्ट रिवाइज। सी, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस पर जब हम लाइट पास करने की कोशिश करते हैं तो लाइट क्या करती है, टच होकर रिबाउंस हो जाती है, यानी इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हमको एक ही मीडियम की जरूरत पड़ती है। रिफ्लेक्शन जो है, मान लो कि ये एयर मीडियम है, तो रिफ्लेक्शन विद इन द एयर मीडियम ही हो जाता है, यानी ओनली वन मीडियम इज नेसेसरी फॉर रिफ्लेक्शन। अब मीडियम क्या होता है, जैसे कि मेरे आसपास का इन्वायरमेंट जो है एयर है, तो मैं कह सकता हूँ कि माई बॉडी इज इन एयर मीडियम। उसी तरह अगर मैं वाटर पानी में चले जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि माई बॉडी इज इन वाटर मीडियम। उसी तरह यहाँ पर इस केस में हमने मीडियम जो है एयर लिया है। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट जो है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चले जाती है। बट व्हाट हैपन्स इन रिफ्रैक्शन, हमको एटलीस्ट दो मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट अ वन मीडियम फिनोमेना, हमको इसमें दो मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमारे पास दो मीडियम्स होते हैं। मान लो दिस इज एयर मीडियम, यानी यहाँ पर पूरी हवा है, एंड दिस इज ग्लास मीडियम, यानी यहाँ पर क्या है, ग्लास है। सो जब हम लाइट को पास करने की कोशिश करते हैं, सो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बदले इस ग्लास से पास हो जाती है विथ सम बेंडिंग, यानी लाइट जो है अपनी सीधी डायरेक्शन को छोड़ के बेंडिंग के साथ में ग्लास से जो है पास हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अभी किस तरह बेंड होगा और कितना बेंड होगा और क्यों बेंड होता है, ये हम नेक्स्ट आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, रिफ्रैक्शन में हमें दो मीडियम्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग लिखते हैं टू मीडिया। सो रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली इन वन मीडियम, रिफ्लेक्शन जो है विद इन द सेम मीडियम हो जाती है, बट रिफ्रैक्शन के लिए हमें अ पेयर ऑफ मीडिया की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर टू की जगह हम लिखते हैं अ पेयर ऑफ मीडिया, यानी एक जोड़ी मीडियम्स की, जैसे एयर मीडियम हो गया और ग्लास मीडियम हो गया। तो रिफ्रैक्शन रिक्वायर्स अ पेयर ऑफ मीडिया, बट रिफ्लेक्शन के लिए विद इन द सेम मीडियम रिफ्लेक्शन हो जाती है। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन में होता है क्या है, लाइट रे जो है हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। अब जब किसी बस या किसी कार में ट्रैवल करते हैं, आप विंडो से बाहर देख सकते हैं। क्यों बाहर देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइट रेज है फ्रॉम योर आईज वो ग्लास के थ्रू पास हो सकती हैं, क्योंकि ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। सो यहाँ पर भी हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्यों ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत पड़ती है, ताकि लाइट जो है उससे ट्रैवल कर सके। ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लाइट को ट्रैवल करा सकें, या फिर जिसके थ्रू लाइट जो है पास हो सके, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इस केस में हमने यहाँ पर मीडियम लिया है, सो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसे मीडियम जिससे लाइट पास हो सके उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, एंड इस दौरान जो है लाइट का डायरेक्शन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने इससे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट ट्रैवल करती है। बट कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ये, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते वक्त इसका डायरेक्शन जो है स्ट्रेट होने के बजाय जो है थोड़ा सा बेंड हो जाती है, एंड दिस चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी चेंज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जस्ट हमने देखा
कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन अकर्स विद इन द सेम मीडियम, यानी एक ही मीडियम से, लाइक कंसिडर एयर मीडियम, ये एयर मीडियम है, यहाँ पर लाइट आ रही है इस बोर्ड पर, रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर चले जा रही है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है। सो ट्रैवल करते वक्त लाइट का जो डायरेक्शन है, दैट इज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को छोड़कर उसकी डायरेक्शन जो है थोड़ी बेंड हो जाती है। कंसिडर दिस एज अ सेपरेट मीडियम, ये एक सेपरेट मीडियम है, आप कंसिडर कर सकते हो इसको ग्लास, एंड दिस इज एयर मीडियम। लाइट एयर मीडियम से जब, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब पास होने की कोशिश करती है, तब लाइट का जो स्ट्रेट पाथ था वो चेंज होकर थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो इन इंग्लिश अगर हमें डिफाइन करा रहे, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन हमें क्या बोलना है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं। द चेंज in the direction of light when it goes from one transparent medium to another, when it goes from one transparent medium to another transparent medium is called diffraction of light. So what is the refraction of light? It is the change in the direction of light when it goes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. So यहाँ पर वर्ड ट्रांसपेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक लाइट उससे ट्रैवल नहीं करेगी। हमारे पास दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है ओपेक, यानी जिसके थ्रू लाइट कभी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर मैं एग्जांपल लूँ इस जस्टर का, तो इस जस्टर में अगर मैं इस तरफ लाइट फोकस करूँ तो यहाँ से मुझे लाइट नहीं दिखेगी। यही रीज़न है कि जब हम किसी ग्लास विंडो के से थ्रू देखते हैं तो हमें सामने की चीज़ें नज़र आती है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके थ्रू हमारी जो रेज है, लाइट रेज ट्रैवल करती हैं। दैट्स वाई हम जो है ग्लास के थ्रू सामने की चीज़ें देख सकते हैं। बट इस ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए इसके थ्रू हमें कुछ नहीं दिखता। सो अगर मैं इस जस्टर को यहाँ पर कंसिडर करूँ, कंसिडर दिस एज अ डस्टर, एंड मैं यहाँ से लाइट रेज फोकस करूँ यहाँ पर किसी भी लाइट सोर्स से। लाइट सोर्स कैन बी टॉर्च और एनी फ्लैश और एनी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लाइट रेज जो है इसके आगे ट्रैवल नहीं करेगी, एंड इसके सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का शैडो क्रिएट हो जाएगा। हम जब सनलाइट में वॉक करते हैं एंड हमारे ऊपर सन होता है, सो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट इसके नीचे आ जाता है। दिस इज नथिंग बट शैडो ऑफ दिस पर्सन। सो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट रिफ्रैक्शन में जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तब इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। सो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने हमारे डेफिनेशन में भी ट्रांसपेरेंट वर्ड का यूज़ किया है। अगर मीडियम हमारा ओपेक होगा तो उससे लाइट ट्रैवल ही नहीं करेगी आगे। रिफ्रैक्शन को अच्छे समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी या फिर इसको एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब क्या होता है, ये सिंपल नेम से पता चल रहा है ये कम्प्लीटली कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये कुछ बड़े मैच बॉक्स की तरह यानी क्यूबॉइडल शेप का होता है। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है। एंड ये जो है ग्लास का बना होता है। ग्लास का क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए ताकि हम रिफ्रैक्शन को अच्छे से स्टडी कर सकें। इस ग्लास स्लैब में यहाँ से लाइट एंटर करेगी एंड हमें यहाँ से उसको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह इसका रिफ्रैक्शन होगा। फॉर आर कन्वीनियंस, हमारी आसानी समझने के लिए आसानी हो, इसलिए हमें ऊपर का सरफेस जो है कंसिडर करना है ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सो मैं इसको कुछ इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये रेक्टेंगल इंडिकेट करता है अपर सरफेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। हमें क्या करनी है, हमें इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट करनी है, हमें इसके ऊपर एक रे पास करनी है थ्रू द ग्लास स्लैब। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किए, एक लाइट रे इस ग्लास स्लैब पर पास करने के लिए यहाँ से इंसिडेंट किए। सो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। लाइट का डायरेक्शन हमें इंडिकेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। ये एरो इंडिकेट करती है कि लाइट रे यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। जिस पॉइंट पर इस ग्लास स्लैब के सरफेस पर हमने रे इंसिडेंट किए उस पॉइंट को नाम देंगे एन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि हमने इंसिडेंट रे इस ग्लास स्लैब के सरफेस पर इस पॉइंट पर पास किए, इसलिए हमने इस पॉइंट को बोला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें वन मोर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ड्रॉ करना है। दैट इज हमें इस पॉइंट एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्लास सरफेस। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्लास सरफेस। दैट इज ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्लास सरफेस। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। So what is normal? Normal is nothing but a perpendicular drawn with respect to this glass surface. So इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम डिनोट करेंगे आई से। क्योंकि ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसलिए इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि हमें यहाँ पर एयर मीडियम कंसिडर करना है और ये क्योंकि ग्लास स्लैब है, ग्लास का बना हुआ है, सो इट विल बी ग्लास मीडियम। सो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइट आ रही है, तो क्या होगा, लाइट अपनी रेगुलर जो पाथ है दैट इज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन छोड़कर लाइट जो है थोड़ी बेंड हो जाएगी। फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम लाइट का बेंडिंग जो है दो तरह से पॉसिबल है। या तो लाइट स्ट्रेट लाइन के अबो बेंड हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के बिलो बेंड हो सकती है। बट इस केस में हमें जो लाइट रे जो बेंड हो रही है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो रही है, यानी नॉर्मल के टुवर्ड्स हो रही है, नॉट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस कि अब लाइट रे जो है इस तरह से बेंड होगी एंड यहाँ पर आकर टच करेगी। सो अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें ये रे मिलेगी, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट रे हमने इंसिडेंट की ऑन दी ग्लास स्लैब उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सो अगेन हमें यहाँ पर एक एंगल मिलेगा। इस एंगल की वैल्यू क्या सेम होगी इस एंगल से? नहीं, क्योंकि लाइट रे जो है थोड़ी बेंड हो चुकी है। सो ये जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। सो हमें इसको भी डिफरेंट लेटर से डिनोट करना है। तो हम यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आर का फुल फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन लाइट ग्लास मीडियम से एयर मीडियम पर आने वाली है, एंड एयर मीडियम के लिए ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा एंड दिस विल बी दी इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें दोनों एंगल जो है पता चल सके बाद में। अब इस बार
लाइट रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हमें इन दोनों पे जगह पे एक एंगल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल विद इन द सेम ग्लास मीडियम पर है, विद इन द सेम मीडियम पर है, दैट इज ग्लास मीडियम। ग्लास मीडियम के अंदर ही ये दोनों एंगल है। तो यहाँ पर हमें इस एंगल को डिनोट करना है आई से, क्योंकि ये जो रे है एज एन इंसिडेंट रे काम कर रही है फॉर एयर मीडियम। यहाँ पर बाहर जो है एयर मीडियम है। सो क्योंकि ये इंसिडेंट रे की तरह एक्ट कर रही है, तो हमें जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में उसको भी आई से डिनोट करना है। आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट क्योंकि दोनों एंगल्स जो है सेम मीडियम के अंदर है, तो दोनों की जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो जो है सेम होगी। तो यहाँ पर आर एंड आई की वैल्यू जो है सेम है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी जो है 30 डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी जो है 40 डिग्री का होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन अगेन लाइट विल पास आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन भी हमें एक एंगल मिलेगा। तो इस एंगल को हम ई से नाम देते हैं। ई एक्चुअली होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, बट इन टेक्स्ट बुक इट इज ऑल्सो गिवन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर हम इसको इंसिडेंट रे कंसिडर करेंगे फॉर दी ग्लास मीडियम, हमें कंसिडर करना है जिस तरह हमने इसको इंसिडेंट रे कंसिडर किया था इस रे को, उसी तरह हमें फॉर एयर मीडियम ये रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे कंसिडर करना है एंड इस रे को रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर ये एंगल ई एंड दोनों ये एंगल आई, दोनों ही क्या है एयर मीडियम के एंगल है। एंड हमारा रिफ्रैक्शन विद द सेम ग्लास स्लैब हो रहा है। सेम ग्लास स्लैब का यूज करके हमने दोनों जगह जो है यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे क्या है। सो मैथमेटिकल वैल्यूज जो होंगी दैट इज एंगल ऑफ आई और एंगल ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों ही सेम मीडियम के एंगल्स हैं एंड हमने ग्लास स्लैब भी जो है सेम यूज किया है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू ई, जबकि ई भी क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो मेक श्योर कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। सो इन केस अगर आपको नहीं समझा तो आई वुड रिक्वेस्ट के आप जो है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप इन पॉइंट्स को समझे। फिर से मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा। हमने जो लाइट इंसिडेंट की है ऑन द ग्लास स्लैब इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर हमने इंसिडेंट रे को टच किया है ऑन द ग्लास स्लैब उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हियर इट इज एन। तो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है ऑन दिस ग्लास स्लैब दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन, उसको बोलेंगे नॉर्मल। एंड अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर गोइंग टू द एयर मीडियम दैट इज वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम अगेन चेंजेस डायरेक्शन। सो हियर बेसिकली दिस ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट इतना ही है। एंड इन द टेक्स्ट बुक इट इज गिवन इन डिफरेंट मैनर। इन द टेक्स्ट बुक हमें विद द हेल्प ऑफ पिंस ये चीज समझाई गई है। रियल में हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जरूरी नहीं कि लाइट रे इंसिडेंट करनी है, हम विद द हेल्प ऑफ पिंस भी कर सकते हैं। पिंस क्या होती है, नीडल शेप्ड होती है जिसके ऊपर एक टिप होता है, स्टील पिंस आपने देखा होगा, नीडल शेप्ड होती है और उसके ऊपर एक राउंडेड टिप होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, ग्लास स्लैब रखना है ऑन पेपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर हमें ग्लास स्लैब प्लेस करना है। हमें किसी लाइट सोर्स की जरूरत नहीं, हमें बस 2 पिंस चाहिए। 2 पिंस हमें कुछ इस तरह से अटैच करना है। इस पिन को नाम देना है पॉइंट पी, इस पिन को नाम देना है पॉइंट क्यू। दोनों पिन को हमें कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करना है। यहां से इट इज द ऑब्जर्वर, कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करना है ताकि हमें दोनों पिंस जो है एक दिखें। तो अगर मैं दोनों फिंगर्स को इस तरह से ऑब्जर्व करूं तो मुझे दोनों फिंगर्स जो है अलग दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं अगर इन्हीं 2 फिंगर्स को मैं कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करूं, यानी दोनों फिंगर्स को मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूं, तो मुझे दोनों फिंगर्स जो है एक ही फिंगर नजर आएंगी। तो हमें भी ऑब्जर्व दोनों पिन को कुछ इस तरह से करना है ताकि दोनों पिन जो है सिंगल पिन नजर आए। तो जैसे ही हमें सिंगल पिन नजर आएंगी दोनों पिन, हमें वहां पर एक विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने ये ऑब्जर्वेशन किया ग्लास स्लैब के अबोव, सेम ऑब्जर्वेशन हमें ग्लास स्लैब के बिलो भी करना है। ग्लास स्लैब के बिलो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हमें ये दोनों पिन जो है यहाँ पर भी नजर आएंगी। दोनों पिन हमें निकालनी नहीं है। आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन हमें फिर से पिन को जो है स्टिक कर देना है ऑन द पीस ऑफ पेपर। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है हमें ग्लास स्लैब के दिस साइड से हमें
ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व। तो जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, हमें फिर से दोनों पिन जो है सेपरेटली दिखाई देंगी, यानी कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो हमें अपने आई को एडजस्ट करना है कुछ इस तरह कि हमें दोनों पिन जो है एक ही दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें जब तक दोनों पिन एक नहीं दिखाएंगी तब तक हमें अपने आई को एडजस्ट करना है। एंड जैसे ही हमें दोनों पिन जो है एक पिन दिखाई देगी, हमें वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन हमें क्या करना है, ग्लास स्लैब को रिमूव कर देना है। फिर हम विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक कर सकते हैं दोनों पॉइंट में डिफरेंस, दोनों पॉइंट में, दोनों लाइंस में डिफरेंस आएंगी। ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ स्केल और यहाँ पर जो ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल, दोनों लाइंस में जो है डिफरेंस आ जाएगी। ये क्या इंडिकेट करता है कि लाइट रे जो है while going from one transparent medium to another अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, एंड दिस चेंज इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन। सो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर लिया विदाउट यूजिंग द लाइट सोर्स। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई वुड लाइक कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करें पढ़ना, एंड कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको पढ़ लें, यहाँ तक इस एक्टिविटी तक पूरा कर लें, एंड में आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज laws of refraction. How a light ray refracts, इसके हमारे पास दो लॉज हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर मेरे पास दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 जो है हमारा एयर है, एंड मीडियम 2 जो हमारा है ग्लास। सो लाइट रे मीडियम 1 से ट्रेवल करती है एंड पासिस थ्रू मीडियम 2। यहाँ पर इसको, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट एन। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया था, और ये नॉर्मल क्या हेल्प करता है हमारा, ये पता लगाने में कि रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। अब इंसिडेंट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम डेट इज एयर से ग्लास पर आएगी, तो यहाँ पर जो होगा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट जो है अपनी रेगुलर स्ट्रेट पाथ छोड़कर बेंड हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो डिफरेंट होगा जो यहाँ पर मिलेगा। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जो होगी वो होगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस एंगल दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पर ये दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एंगल होता है बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पर हमें देखकर ही पता चलता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है अपोजिट साइड है किसके, नॉर्मल के, और दोनों रे जो है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही दोनों रे हैं, एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो यही हमें फर्स्ट लॉ में लिखना है। क्या लिखना है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are on the opposite side of the normal. अब इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे किस पॉइंट पर दोनों अटैच हैं, डेट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are on the opposite side of the normal at the point of incidence. सो फर्स्ट लॉ में हमने देखा, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंड दोनों जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है।
एक और लाइन हमें इसके अंदर ऐड करनी है, दैट इज ऑल द थ्री मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर lie in the same plane. Lie in the same plane. All the three lie in the same plane. All the three से मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करते हैं. अब प्लेन का मीनिंग क्या होता है? प्लेन का मीनिंग होता है सतह. आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा प्लेन. सो कंसिडर करता हूँ मैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या होता है? सी प्लेन का मतलब होता है एक सतह, यानी एक सरफेस. सो अगर मैं प्लेन इस बुक को कंसिडर करूँ, इस बुक के सरफेस को एक प्लेन कंसिडर करूँ, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों जो है एक ही प्लेन से होकर जाएंगी. ऐसा नहीं होगा कि इस सरफेस पर इंसिडेंट रे आ रही है यानी इस सरफेस को छोड़कर इस सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, यानी आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगी. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है दोनों एक ही प्लेन पर रहेंगी. दैट इज रिफ्रैक्शन जो है एक ही प्लेन पर हो जाता है. समझ में आया होगा ये. सेकेंड लॉ के हिसाब से फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी जैसे कि यहाँ पर एयर मीडियम और ग्लास मीडियम की एक पेयर है, हमने लिया है दो मीडियम के. जैसे कि मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम कंपल्सरी है. तो यहाँ पर भी हमारे पास एक जोड़ी है मीडियाज की, दैट इज एक एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम है. सो ऐसी किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट. इसका मीनिंग क्या? रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर मीनिंग साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. ये दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. एक फिक्स वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए. यानी यहाँ पर जैसे मैंने एयर और ग्लास मीडियम लिया है, सो इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एक जो है फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम बढ़ाओगे तो उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा ताकि जो कांस्टेंट वैल्यू जो है हमेशा मेंटेन रहे. तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर क्या होता है? साइन आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट साइन, कॉस, टैन. सो जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे तब हम और डिटेल में जाएंगे अबाउट दिस साइन, कॉस एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. जो सेकंड लॉ है, हम इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. इस लॉ को एक नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ. तो अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट. यानी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी. सो बस दो ही हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल द थ्री lie in the same plane. According to second law, for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R is constant. That is, sin I upon sin R will be a constant value. And the second law is also called as the Snell's law. Second law को हम Snell's law भी कहते हैं. So इसके आगे का टॉपिक जो है कम्प्लीटली रिलेटेड होगा Snell's law पे, यानी जो सेकंड लॉ है हमारा रिफ्रैक्शन का उस पे. So स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से. जब हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, स्मॉल एन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो इंडिकेट करती है कितना रिफ्रैक्शन होगा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया. यानी लाइट रे, अगर इंसिडेंट रे हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा कि लाइट रे का डायरेक्शन जो है, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो है कितना अपना डायरेक्शन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि लाइट रे जो है अपनी डायरेक्शन कितना चेंज करेगी, दैट इज रिफ्रैक्शन कितना होगा.
सो अगर मैं इस मीडियम को कंसिडर करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम होता है जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अगर ये मीडियम कंसिडर करूँ दिस पेयर ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी, जिसको हमने इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से लिखा है। सो फॉर दिस मीडिया, इंसिडेंट रे जब ग्लास मीडियम में एंटर करती है, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे एंटर करती है, सो इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता है। इसलिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेकंड मीडियम के लिए लिखना होता है। सो इस केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमेशा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेकेंड मीडियम के लिए कंसिडर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है सेकेंड मीडियम में आने के बाद ही अपना डायरेक्शन चेंज करती है, डेट इज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज होता है सेकेंड मीडियम में आने के बाद। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, तो हम ऐसे लिखेंगे एन के लेफ्ट साइड में 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज यहाँ पर लिखेंगे 1। सो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर n के लेफ्ट में 2 एंड n के राइट का 1, इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब फर्स्ट मीडियम से लाइट रे एंटर करके सेकंड मीडियम पर एंटर करेगी, दैट इज वन फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो तभी उसका डायरेक्शन जो है चेंज होगा, एंड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी तरह एक्सप्रेस करना होता है। इसलिए हमने क्या लिखा, n/2 इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मैं इंसिडेंट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पर पास करने की कोशिश करूँ, तो इंसिडेंट रे जब मेरा सेकेंड मीडियम से जाएगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखेंगे, n/2, एंड इसका मीनिंग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, यानी जब मैं सेकेंड मीडियम से इंसिडेंट रे को पास करूंगा इन द फर्स्ट मीडियम, सो रिफ्रैक्शन जो होगा फर्स्ट मीडियम में होगा। तो दैट्स वाई हमें तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी उसी तरह एक्सप्रेस करना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट मीडियम एयर है एंड सेकेंड मीडियम ग्लास। सो n/2 का मीनिंग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एंड यहाँ पर n/2 का मीनिंग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है एंड सेकंड मीडियम जो है ग्लास है। सो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसलिए एक बार फिर समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है कितना रिफ्रैक्शन होगा किसी पर्टिकुलर लाइट वेव का जब ये किसी दो पेयर ऑफ मीडिया से ट्रैवल करेगी। एंड ये हमेशा हमें सेकंड मीडियम के लिए बताना होता है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पर आने पर ही जो है रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसलिए n/2 का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एंड अगर हम इंसिडेंट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में डाल रहे हैं, यानी रिफ्रैक्शन जो है सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम में होगा फिर, सो उस वक्त हमें लिखना पड़ेगा n/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू जो है चेंज होगी। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता रहे तो हम इनडायरेक्टली लाइट की वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। तो हमें एक और फॉर्मूला मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अदर देन साइन आई अपॉन साइन आर, वो होता है v1/v2। v1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अगर मैं इस पर्टिकुलर मीडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, अगर इसकी वेलोसिटी मैं
v1 बताऊं, यानी इसकी स्पीड जो है v1 से इंडिकेट करूं, तो सेकंड मीडियम में जो रिफ्रैक्शन हुआ है इस रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी मुझे v2 से बताना पड़ेगा। सो फॉर इन दोनों पैर ऑफ मीडिया के लिए अगर हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू होगी तो हम इजीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सिंपली डिवाइडिंग v1 अपॉन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला आ गया, डेट इज v1 अपॉन v2। वन मोर टर्म वी हैव टू स्टडी। जब हमारा फर्स्ट मीडियम हम एयर के बदले में वैक्यूम लेंगे, यानी कंसिडर करो कि हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम है। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? ऐसी स्पेस जो कम्प्लीटली एम्प्टी हो, इवन उसके अंदर एयर भी ना हो, यानी विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एवरीथिंग, ऐसे स्पेस को बोलते हैं वैक्यूम। जब हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा एंड सेकेंड मीडियम कोई और मीडियम होगा, इस केस में हमने ग्लास लिया है, तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए एक पर्टिकुलर टर्म का यूज करेंगे एंड उस टर्म को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस केस में हमारे पास ग्लास है सेकंड मीडियम, तो इस केस में हमारा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के लिए। सो हियर इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कब ऐसा होगा? जब हमारे पास फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम होगा। सो डिफरेंट पैर्स ऑफ मीडिया के लिए जिसके अंदर फर्स्ट मीडिया जो है वैक्यूम लिया गया है एंड सेकेंड मीडिया को चेंज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया है। ये हमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पर दिया हुआ है, डिफरेंट पैर ऑफ मीडिया के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज, यानी जिसके अंदर फर्स्ट मीडिया जो है हमारा वैक्यूम है एंड सेकेंड मीडिया जो है चेंज हुआ है एंड सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है 1.003 है, यानी इस केस में जो n की वैल्यू है वो है 1.003। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब हमने फर्स्ट मीडियम वैक्यूम लिया एंड सेकेंड मीडियम जो है हमने एयर लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जब हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा एंड सेकेंड मीडियम कोई भी मीडियम हो, तो हम उस पर्टिकुलर मीडियम को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएंगे। जैसे इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम बोलेंगे डायरेक्टली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है 1.003 है एंड सबसे ज़्यादा जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो डायमंड के लिए, नथिंग बट 2.42, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो है 2.42 फॉर डायमंड। तो जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। तो इससे पता ये चलता है कि जब हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो है लाइट रे का वो डायमंड में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू 2.42 डायमंड की है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो आई वुड लाइक टू रिवाइज ऑल द थिंग्स अंडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा कि इट इज़ नथिंग बट जो हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था वही है, बस इसको हमने एक डिफरेंट टर्म में यूज़ किया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लाइट कितना रिफ्रैक्शन होगा वो बताता है, यानी लाइट का डायरेक्शन फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पर आने पर कितना चेंज होगा, ये वो नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इंडिकेट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी हमें एक फार्मूला मिला है विच इज नथिंग बट v1 अपॉन v2। v1 जो है इंसिडेंट रे की वेलोसिटी होगी एंड v2 जो है रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी होगी। सो v1 अपॉन v2 करने पर हमें स्मॉल n की वैल्यू मिलेगी, नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। अगेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेना होता है, यानी जब रिफ्रैक्शन के लिए हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होता है, तो ऐसे केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी अगर कोई आपसे कहे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वाटर के लिए हमने फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम लिया है एंड वैक्यूम से इंसिडेंट रे जो है पास की है वाटर में, तो वाटर के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नथिंग बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो अगर कोई डायरेक्टली कहता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इसका मीनिंग क्या होता है
कि फर्स्ट मीडियम जो है हमारा वैक्यूम है। दो वैल्यूज हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 एंड डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो है डायमंड के अंदर होता है। इसलिए जब आप डायमंड देखोगे उससे एक लाइट अगर पास करोगे तो उसके अंदर इतना रिफ्रैक्शन होगा विद इन द डायमंड कि वो डायमंड जो है शाइन करता है। यही रीज़न है डायमंड के ज़्यादा शाइन करने का। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। इस लेक्चर में हमने देखा द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ वॉज द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल द थ्री lie in the same plane. According to second law, the ratio of sin i upon sin r is a constant value, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है एंड ये इंडिकेट करता है कि लाइट जो है कितना अपना डायरेक्शन चेंज करेगी जब ये फर्स्ट ट्रांसफर मीडियम से सेकंड ट्रांसफर मीडियम में आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हमें पता चलता है कि किसमें कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब हम फर्स्ट मीडियम वैक्यूम लेते हैं एंड सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम लेते हैं, मान लो यहाँ पर एयर लिया, तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बताएंगे तो हम उसको डायरेक्टली बताएंगे बाय यूजिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हियर इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज गिवन एज 1.003, जो कि बहुत नियरली 1 वैल्यू है। नियरली 1 का मीनिंग क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है नियरली 1 आएगी। नियरली 1 आने का मीनिंग क्या होगा, जो साइन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आर आएगा। अगर मैं साइन को दोनों तरफ से कैंसिल करूं तो आई इज इक्वल टू आर आएगा, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ऑलमोस्ट जो है सेम आएंगे, यानी एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में रिफ्रैक्शन होगा जब हम सेकंड मीडियम एयर लेंगे और फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम लेंगे। तो यहाँ तक कि एयर में भी रिफ्रैक्शन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 0.003। एयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है अगर हम फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम लेंगे। सो आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर। आई होप कि आप स्टडी कर रहे होंगे, अब तक आपने इतना कर लिया होगा टेक्स्ट बुक में। अगर नहीं किया तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक खोलिए और यहाँ तक जो है आप रीड कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एंड इस वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।